अब मेरी गुजारिश है जनाब नरेश शर्मा जी से, यहाँ तशरीफ फरमा है, पूर्व विधायक हैं बादली से। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। साथ ही मेरी गुजारिश है प्रदीप हुड्डा जी से, स्टेट प्रेसिडेंट हैं लोकदल के हरियाणा में। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। और मेरे एडिटर, खबरें अभी तक के एडिटर नासिर जी से गुजारिश है कि आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया मुमताज। और क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हुड्डा साहब आपका, नरेश जी आपका वक्त निकालने के लिए बहुत स्वागत है। नरेश जी, नई पार्टी में जाकर कैसा लग रहा है? काफी मेहनत कर रहे थे, 20 आप गुजरे थे, और अब इनेलो के साथ जो यात्रा चल रही है, कह रहे हैं कि परिवर्तन आने वाला है आप लोग, कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग कह रहे हैं कि एक विधायक के कितना परिवर्तन लेकर आएंगे? नहीं, देखिए, जहां जहां भी परिवर्तन यात्रा गई है वहां वहां जन सैलाब उमड़ रहा है और काफी अच्छा रिस्पांस जनता जनार्दन की तरफ से, सम्मानित मतदाता की तरफ से आईएनएलडी पार्टी को मिल रहा है। और आईएनएलडी पार्टी का ये इतिहास रहा है और ये फितरत रही है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और पार्टियों की तरह कथावाचक नहीं, वादा किया और मुकर गए, वादा किया और बिफर गए, वादा किया और फिसल गए। तो आईएनएलडी पार्टी का जो नेता है उसकी ये पहचान है पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, कि जब जब किसानों पर आपत्ति आई है तो उन्होंने राजनीतिक मंशा से क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं करे, बल्कि दिल से पद, ताज, तकत, त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए किसान मजदूर के साथ खड़े होने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज का जो ये आपका प्रोग्राम है कॉन्क्लेव, ये जितने भी मेरे साथी सादर आमंत्रित है, इनको मैं नमस्कार और जय हिंद भी करना चाहूंगा। और आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपका जो चैनल है वो निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करता है और ताजा समाचारों से प्रदेश और देश की जनता बहुत बहुत शुक्रिया आपका करता है। इस पर मैं आपको बधाई दूंगा, बहुत बहुत और धन्यवाद करना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक आग्रह और करना चाहूंगा कि जो जलवंत मुद्दे है ना हरियाणा के, जो हकीकत से परिचित है, मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं सच से परिचित अपने प्रदेश की जनता को करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। नेता बनने की कभी कोशिश नहीं मतलब की। चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधायक नहीं बनेंगे अब आप? हमारी जो भी हमारी बुलंदियां हैं या जीरो है, जनता की अब बादली से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 में? नहीं, लेकिन जनता के साथ कुठारघात करने की फितरत नहीं है। किसानों की बात कर रहे थे हुड्डा साहब, और आप किसानों के नेता माने जाते हैं, किसानों की बात आप भी करते हैं, आपने किसानों से संबंधित हरे रंग की पगड़ी भी पहन रखी है। क्या वाकई में इनेलो ने किसानों की आवाज उठाई है हरियाणा में? बीजेपी कहती है कि सबसे बड़े हितैषी तो हमें किसानों के, कांग्रेस कहती है कि उससे बड़े हितैषी हमें किसानों के। किसान कमेरे की जब भी आवाज उठी है तो लोकदल से उठी है, इंडियन नेशनल लोकदल से नहीं, लोकदल से, इनकी वाली लोकदल 87 में शायद जो सरकार बनी थी चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में, आप देखेंगे यहाँ मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, वो नकली पार्टी है जो दूसरी लोकदल है सारी। नकली पार्टियां नहीं है, ये परिवारों के विस्तार हैं, हो जाते हैं। हाँ, नकली पार्टियां वो हो जाती हैं जो जनता से दगा कर जाती हैं। कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर बीजेपी की गोदी में जा बैठती हैं, लेकिन पार्टियों में परिवार बढ़ते रहते हैं। किसान कमेरे की लड़ाई है, चाहे वो हमने गाजीपुर दिल्ली के बॉर्डरों पे लड़ी हो, चाहे आज खेत में लड़ रहे हैं, किसान कमेरा आज भी लड़ रहा है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? मणिपुर आपने देखा, आपने यहां मेवात देखा, अभी बात कर रहे थे, यहां कोई बैठा भी नहीं है कि हम सरकार से पूछ सके। यहां कोई जवाबदेही नहीं है इस सरकार में, छुप के फिर रहे हैं। मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई भी। और आज क्या कर रहे हैं? हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। किस बात की सरकार है?
सरकार का काम क्या होता है? वो कह रहे हैं हम सुरक्षा नहीं देंगे। अरे ये वही सरकार है जो जनता के पैसे से बनती है, और जनता के चुने हुए सरपंच जब वहां जाते हैं, टैक्स भरते हैं, वहां 10 किलोमीटर दूर खट्टर साहब उसी लेकिन के जब पैसे भी से हुड्डा जी, मैं ड्राई नरेश जी फ्रूट्स आपके पास भी खा आऊंगा रहे कि हैं। जब भी दंगों की जलाने की बात होती है तो चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो, वो सारी पार्टियों का नाम गिना देते हैं। कांग्रेस को लेकर कहते हैं कि 84 याद करो, अगर कोई बीजेपी को 2002 की याद दिला रहा है या फिर अभी मणिपुर याद दिला रहा है तो वो 84 याद दिला रहे हैं, कोई किसी को कुछ वक्त याद दिला रहा है। तो शामिल तो सभी इस तरह की राजनीति में नहीं कर रही हैं पार्टी राजनीति के। एक 2014 के बाद तो राजनीति में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। 2014 के बाद राजनीति कॉरपोरेट में चली गई है। आज इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो हम माननीय मोदी जी को मान रहे हैं, शायद वो एक डमी प्रधानमंत्री हैं। उनके नाम पर वोट लिए जाते हैं। आज ही की बात है, इसी हॉल की बात कर लेता हूं। आज टमाटर का क्या भाव है? आज टमाटर का क्या भाव है? यही टमाटर जब किसान के खेत से निकलता है 10 रुपए किलो भाव था, लेकिन आज कोल्ड स्टोरेज में है तो 200 रुपए किलो। और जब किसान बताता है जनता को कि ये काले कानून आ रहे हैं, आपको गेहूं का भाव भी यही मिलेगा। और ये अच्छा मानिए, आज देखिए, आज जियो लॉन्च हुआ है और गवर्नमेंट ने बाहर से इंपोर्ट बैन कर दिया। किस लिए? क्योंकि कॉरपोरेट की सरकार है। आज से पहले जब गेहूं की यूक्रेन में जरूरत थी, जब गेहूं का भाव बढ़ रहा था, जब किसान का एक्सपोर्ट हो रहा था, तो सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि वो पैसा किसान का, मेरे वर्ग की जेब अच्छा, में जा शर्मा जी, एक रहा बात था। बताओ। युवाओं को बेरोजगारी की तरफ बार बार धकेल रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज हम बेरोजगारी में कहां पहुंच गए हैं? आप बेरोजगारी को लेकर आप भी सवाल उठाते हो, कांग्रेस भी उठाती है, बीजेपी आप लोगों पर उठाते कि भाई ये नैलो को याद करो, उसके वक्त को याद करो, कांग्रेस के वक्त को याद करो। इस वक्त आपकी लड़ाई, कांग्रेस का ये कहना भी, गीता जी कहते हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता है कि भाई 24 में सरकार हमारी बन रही है हुड्डा साहब की। आप बेवजह पदयात्रा निकाल रहे हो, बेवजह मेहनत कर रहे हो, साथ में आ जाओ इनके। नहीं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या निजी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो सत्ता परिवर्तन तो होते रहे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आज देखिए आप, कितने लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। विपक्ष की भूमिका में नहीं है कांग्रेस पार्टी। अच्छे कथावाचक तो है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कभी भी इस नकारा भाजपा की सरकार को, इस जन विरोधी भाजपा की सरकार को, इस किसानों की अनदेखी करने वाली भाजपा सरकार को, किसानों पर 3 काले कानून थोप कर किसानों की जमीन हड़प करने वाली भाजपा सरकार को, लोग कहते हैं कि गठबंधन की सरकार है जेजेपी, आप जेजेपी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं। पार्लियामेंट की बात करना चाहूंगा। आप मेरी पूरी बात होने दो नासिर जी। मैं पार्लियामेंट की बात करना चाहूंगा, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में जाती है, बाएं ताड़ती है, बड़े उत्साह के साथ जाती है, लेकिन जब जलवंत मुद्दों पर हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करने की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार के मंसूबों का ध्वस्त करने की बात आती है और भाजपा सरकार के काले कारनामे करने वाली सरकार जो जनता के हितों को रोंदती है, जब कांग्रेस ने उसके नाक में नकेल डालने का काम करना हो तो कांग्रेस पार्टी के कथावाचक और विपक्ष की जिन्होंने भूमिका निभानी हो वो वॉकआउट करके भागने का काम करते हैं। और ये मिली भगत प्रदेश से छुपी हुई नहीं है, बल्कि आज बच्चा बच्चा समझ चुका है कि समूचा कांग्रेस पार्टी का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। क्यों? उनके काले कारनामों से पर्दा उठाने का काम बीजेपी करेगी। भूमि अधिग्रहण और भूमि माफिया का जो काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कर रखा है, उनको जेलों में डालने का काम बीजेपी कर सकती है। तो इधर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पक्ष और विपक्ष जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर जब कांग्रेस पार्टी की बात होती है तो आपके नेता, जनता के हित सुरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ये क्यों कहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को लेकर हम मोर्चा बनाएंगे, या कांग्रेस का तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, कांग्रेस की अलग बात करते हैं। कभी कांग्रेस के साथ भी जाने से उनको इनकार नहीं है कि भाजपा को हटाने के लिए हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं जब कांग्रेस में इतनी कमी आए तो? नहीं, देखिए आप, अगर विपक्षी भूमिका निभाने का काम किया है और 89 एमएलए पर
बार बार भारी पड़ने का काम किया है। ये मैं नहीं कर रहा, हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का जो भी प्रोग्राम है, जो भी विधानसभा के अधिवेशन है, सेशन है, वो लाइव चलते हैं। ये समूचा हरियाणा प्रदेश का जन जन कह रहा है। अगर किसी आदमी ने विपक्षी भूमिका निभाने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनेलो पार्टी का एक मात्र विधायक, उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। कांग्रेस तो बार बार बारंबार वॉकआउट करके भागने का जी काम नरेश करती है। हुड्डा जी, अब ये जो वक्त है, इस वक्त को कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से विस्तार का और विकास का वक्त है। सरकार अपना दावा करे कि हम देश को इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा, उन्होंने गारंटी दी, एक कार्यक्रम में मंडपम हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया प्रगति मैदान में, और उन्होंने कहा कि जब हमारे तीसरे टर्म में हम देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे दुनिया में, हम अपने तीसरे टर्म में ये करेंगे, हम अपने तीसरे टर्म में ये करेंगे। उन्होंने दावा कर दिया कि एक बार फिर 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ रही है, और हरियाणा में तो दावा किया ही जा रहा है। आप लोग कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो नासिर जी, इनका झूठ बोलने का एक्सपीरियंस है, झूठ बोलने का अनुभव है। 2022 में किसानों की आय आमदनी दोगुनी करने की कह रहे थे, आज 2023 में हम बैठे हैं, क्या वो हो गई? जो 14 में जिस बात पर ये आए थे, किसानों की एक कलम से आय दुगुनी कर रहे थे, स्वामीनाथन लागू कर रहे थे, आज वो कलम कहां खो गई? युवाओं को कहां धकेला जा रहा है? आप किसी भी मुद्दे पर उठा के देख लीजिए, हरियाणा कितना पीछे जा रहा है। यहां बीजेपी का कोई बैठा ही नहीं, हम बता सकते। युवा को देख लीजिए, शिक्षा को ही उठा लें आप, शिक्षा में क्या छोड़ा? प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए। अभी कुछ दिन पहले इसी सरकार ने एमबीबीएस के छात्रों को रात को जाके पीटा है, किस लिए? कि फीस बढ़ा दी 10 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, एक तरफ किसान कमेरे वर्ग की जो 80% से ज्यादा हरियाणा में है, उसकी आय नहीं है, और दूसरी तरफ एक एमबीबीएस की फीस आप 10 लाख रुपए सालाना कर दोगे सरकारी, उसमें अगर 2 बच्चे हैं 20 लाख भी होगी, तो हरियाणा में कितनी इतनी फैमिलीज हैं जो 20 लाख रुपए सालाना बच्चों की फीस भर देंगे? मैं कहूंगा हजारों में भी गिनती नहीं है। यहां इस प्रोग्राम में शायद आपने किसी आईपीएस आईएएस को बुलाया था, उनकी भी सैलरी नहीं है। हो सकता है वैसे पैसा हो, लेकिन व्हाइट की सैलरी नहीं है, कहीं से कैसे भरेंगे? व्हाइट का पैसा देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में जाइए आप, यूनिवर्सिटीज को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आय का साधन, जबकि यूनिवर्सिटीज ज्ञान का साधन होती हैं। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करते हैं, रिसर्च से मेक इन इंडिया बनता है, लेकिन वहां फीस बढ़ा दी है, वहां अच्छे व्यक्तियों को नहीं। यहां के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो क्या सिखा रहे हैं? राफेल लेने जाते हैं, वहां नींबू लगा देते हैं उसके आगे। अरे भाई, नींबू से राफेल नहीं बनता, राफेल दिमाग से बनता है, दिमाग यूनिवर्सिटी से बनता है। और यूनिवर्सिटीज में आप अगर आपने रिसर्च खराब करोगे, आप क्या करोगे? आप बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, या अबुल कलाम जी जैसे साइंटिस्ट बनाना चाहते हो? इस देश को न्यूक्लियर पावर किसने खड़ा किया? आज देश की सुरक्षा में कौन खड़ा है? अन्न के भंडार कहां है? नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, नई शिक्षा नीति से देश को आगे बढ़ाएंगे। उसके अंदर मातृभाषाओं के जरिए पढ़ाई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे और जागरूकता आएगी, और जो पिछड़ापन था वो दूर होगा। डिजिटल इंडिया की बात लगातार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बहुत सारी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं। पहले की जागरूकता कम है क्या? मणिपुर हो रहा वो कम है क्या? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? ये कम है क्या? मेवात में अब हम यहां बैठे हैं, वहां भी किसी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा होगा, यह कम है क्या? अरे पहलवानों ने आवाज उठाई, यहां की एक महिला कोच ने आवाज उठाई, आप देखिए। अरे आवाज तो उठाना ही काम होता है। द्रौपदी ने और सीता ने सिर्फ आवाज उठाई थी, आज तक रावण को जलाया जा रहा है। याद रखे ये सरकार, याद रखे, रावण को ये कभी छोड़ेंगे नहीं। जनता जो है, जनता बदलाव करेगी, जनता इंसाफ भी करेगी। आपने किस स्तर में, आपने शिक्षा को ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ झूठ बोलने में। आप कहीं आइए तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ये 24 के बाद क्या चाह रहे हैं तीसरी बार में? अगर तीसरी बार आ गई तो ये स्कूल भी रिलायंस को दे देंगे घाटे का सौदा बताकर, क्योंकि इनको अपने बच्चे बाहर पढ़ाने हैं। और एक मिनट नासिर जी, एक सेकंड बस, ये जनता के बच्चों को बजरंग दल भेजना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं। मैं फिर युवाओं से ये निवेदन करूंगा, इनकी ना माने, चाहे पन्ना प्रमुख से हो, चाहे अग्निपथ की 4 साल की योजना हो।
ये गांव के अंदर टेररिस्ट स्क्वाड खड़ा करना चाहते हैं। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा किसी पार्टी का पॉलिटिकल सम्मेलन मैं आपसे लूंगा आराम एक हो रहा हो। प्रतिक्रिया शर्मा जी से कि कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। हर पार्टी का मकसद होता है अपने देश और अपने राज्य जो भी सरकार बनती है उसका विकास करना। कोई क्यों चाहेगा अपने प्रदेश को जलाना, क्यों चाहेगा अपने देश में आग लगवाना, क्यों सरकार चाहेगी? ये तो विपक्ष की साजिशों को बताते हैं कि साजिश है विपक्ष की। नहीं देखिए नासिर जी, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। हरिश्चंद्र होने का रोल क्या तमाम के आपकी तमाम आपकी नेता पार्टी करती है। भ्रष्टाचार से अछूती है? सत्य इनेलो वचन अछूती है? अरे मेरी पार्टी की जो नहीं, आपने मैं जो कहूंगा देश और सच कहूंगा। प्रदेश की बात कर रहा हूं। कोई भी पार्टी अछूती नहीं है भ्रष्टाचार से। ये आपने मैं आपको सच कहा। बताना चाहूंगा कि मेरे बादली विधानसभा के अंदर 20,000 एकड़ जमीन भोले भाले किसानों की लूट ली जाती है। हमारी सरकार थी, मैं भी अपराधी हूं, मैं भी उस सरकार का भी कांग्रेस अंग था। की बात कर रहे हैं लेकिन सर। मैंने आवाज उठाई तो मेरे को किनारे कर दिया गया और उसके अरबों रुपए का लेन देन हुआ है। और 20,000 एकड़ जमीन किसान भोले भाले किसान बेचारा जब पैदा होता है तो वो वक्त का मारे है, वो कर्जमय पैदा होता है और पूरी उम्र लगनशील होकर हाड़-तोड़ मेहनत करते हुए वो फसल उगाता है और समूचे हिंदुस्तान का ही नहीं विदेशों तक का पेट भरता है, लेकिन फिर भी वो कर्ज में डूबे रहता है। आज हिंदुस्तान का किसान सर्दी हो, ओलावृष्टि हो, गर्मी हो, लू के थपेड़े हो, वो अपने खेत के अंदर काम करने के लिए जाता है। और एक सुरमी बनाने वाला हो, ट्रैक्टर बनाने वाला हो, ये माइक बनाने वाला हो, ये होटल का एसेसरी बनाने वाला हो, जो आदमी काम करता है इंडस्ट्रीज, तो वह अनुकूलित कमरे के अंदर बैठ के काम करता है। और जब किसान अन्न पैदा करता है वो मंडी के अंदर अपना अन्न लेकर जाता है तो उसका मोल भाव एक दलाल तय करता है। और पेन, सुरमी, कलम, दुआत, छोटी से छोटी प्रोडक्शन करने वाला आदमी अपने कारखाने के अंदर बैठ के उसका रिटेल प्राइस तय करता है और वो मनमर्जी के भाव के अंदर जी। बेचता है। लेकिन जी शर्मा जी, पहले की जो सरकारें हैं, ये बीजेपी तो आप काटो मत मेरी बात है, इन कभी जी सारे ऐसे कोई सी पार्टी की हो या गारंटी है, और तेरे भी जी सारे काटो मत। हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कोई भी सरकार हो, चाहे पहले की हो चाहे पीछे की हो, विशेष पार्टी के आदमी तो नहीं है। नहीं पार्टी किसी की सब भी हो। एक है, विशेष अच्छा पार्टी मैं के ये होते हैं। बताना चाहूंगा कि रिलायंस वाले ने हमारे वहां 20,000 जमीन ली है और भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो भी बिल्डअप किया जाएगा उसके अंदर किसान को प्लॉट दिया जाएगा, किसान को प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जमीन तो रिलायंस वाले ने ले ली मिली भगत करके। अब मेरे पास एक किसान के सवाल लिए है, बस बहुत ना संकट दलील है, वक्त की ना कमी है, मैं अपील उनसे है। बस 2 लाइन जी, में, जी। क्या किसानों का ही वोट लेकर आप हरियाणा में सरकार बना लेंगे? आपको और किसी का वोट नहीं चाहिए? क्या सिर्फ किसानों का वोट हासिल करके आप सरकार बना लेंगे और किसी वर्ग का वोट नहीं चाहिए आपको हरियाणा में? क्या सिर्फ किसानों का वोट लेकर आप सरकार बना लेंगे हरियाणा में, या और वर्ग का चाहिए आपको? 36 बिरादरी का हर वर्ग का चाहिए वोट। और 36 बिरादरी जब रहमो करम करती है तो आदमी आगे नेता के जी। रूप में, चाहे वो प्रदीप हुड्डा स्टेट जी। पार्लियामेंट असेंबली का मेंबर आखिरी हो सवाल सर, या लोकसभा का आपकी पार्टी सदस्य का हो। विजन क्या है और ये पार्टी किस हद तक इस चुनाव को लेकर अपने आप को मजबूत दिखा रही है? 2024 को लेकर किस तरह की बातें आपके जहन में आती हैं? देश के विजन को लेकर किस तरह की बातें जहन में आती हैं? हरियाणा के विजन को लेकर किस तरह की बातें जहन में आती हैं? हम देश के विजन में वही विजन बताऊंगा, चौधरी चरण सिंह जी का विजन। गांव में एक आंख दिल्ली पर और एक आंख खेत की मेड़ पर। गांव से हम शुरुआत करेंगे, इसको जीरो अनएम्प्लॉयमेंट पे लेके आएंगे, युवाओं को 100% रोजगार की गारंटी देंगे और गांव की गांव के अंदर ही देंगे। गांव के अंदर रोजगार बड़े आराम से दिया जा सकता है, लेकिन उसे अभी कर नहीं रही सरकार। जैसे दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी ने सड़क पर तांगे चलने की या बैलगाड़ी चलने की इजाजत नहीं थी, वो इजाजत दिलाई थी,
लेकिन इसी सरकार ने 152 डी आपके हरियाणा में है, वहां किसान गरीब की मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, वापिस हमें उसी परिस्थिति में पहुंचा दिया है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था मैं ऑफिस देखता हूं, उनकी चीजें देखता हूं। मैंने पूछा चौधरी चरण सिंह जी की हमारे पास कार नहीं है क्या पुरानी, तो मुझे पता चला चौधरी चरण सिंह जी के पास कार ही नहीं थी। उन्होंने पूरे देश के प्रधानमंत्री रहे और वहां उनके पास कार ही नहीं थी। और आज कॉरपोरेट क्या कर रहा है, आज हमारी सरकार सिर्फ कॉरपोरेट के इशारे पर चल रही है कि उनको कैसे फैसिलिटी दी जाए। आज ही मैंने अभी आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट कहां तक पहुंचा दिया इन्होंने, युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। हरियाणा में आज नशे की हालत क्या है, इन्होंने कोरोना में दबाया, कोरोना में इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, लेकिन नशे की दुकानें खुली, आपको सब पता है इल्जाम की क्या क्या इल्जाम लगे सभी के ऊपर। और उसी कोरोना में मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार की बातें। ये क्या इतनी मूर्ख सरकार थी कि कोरोना का पहला सेंटर कोविड सेंटर बनाया, दिल्ली के बीएसएफ छावला कैंप में बनाया। अरे बीमारी बाहर से आ रही थी, आप किसी पोर्ट ब्लेयर को ले लेते, कहीं भी ले सकते थे, लेकिन नहीं। और उसी कोरोना में आप यहां निकाल लीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढी गई। जो 500 रुपए का थर्मामीटर बाहर मिलता है, 12,500 में सरकार ने खरीदा। क्या ये सरकार सिर्फ कॉरपोरेट को पैसा इकट्ठा करके दे रही है क्या? हमारा विजन दोबारा से 87 में जो 85 एमएलए आए थे, वैसी ही लहर के साथ 2024 में किसान कमारे की सरकार बनेगी, बनकर रहेगी। बहुत शुक्रिया शर्मा जी। आखिरी में एक दो लाइन में, गठबंधन हो पाएगा किसी से? अगर कुछ सीटें आती हैं तो कांग्रेस के साथ तो जाएंगे ना गठबंधन बनाने में, अगर सरकार बनती है तो? नहीं, देखिए किसी भी सूरत में किंग मेकर की भूमिका में इनेलो पार्टी रहेगी, जेजेपी की तरह। और किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी, जब जब इनेलो पार्टी सत्ता में आई है तो स्टीयरिंग नहीं दिया बीजेपी को। बीजेपी को इनेलो पार्टी सत्ता में आई है तो कंडक्टर की सीट पर बैठाया है और सीटी बजाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो के साथ। और एक सेकंड की बात और है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो शहरों की तरफ जाते थे, हमारा गांव दिल्ली बॉर्डर पर है, और दिल्ली जाते थे तो वहां जब लोग गाड़ियां चलाते थे तो उसके ऊपर एक बक्सा रखा रहता था, तो उस पर एल लिखा रहता था, एल। फिर उसके पास नजदीक बस जाती थी तो उसके ऊपर लिखा होता था सावधान। फिर और नजदीक जाते थे तो उसके ऊपर लिखा होता था कि सावधान, अनाड़ी गाड़ी चला रहा है। अरे यहाँ तो अनाड़ी सरकार चला रहा है, 9 साल हो गए, बेड़ा गर्क करने का काम किया है, तो यहाँ तो अनाड़ी सरकार चला रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि सच से रूबरू आप जनता को करते रहो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर वक्त किसी निकालने के लिए। अगर किसी साथी को यहाँ बैठे हैं मेरी बात कड़वी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर अक्षमा याचना बहुत बहुत करता हूं। शुक्रिया नरेश शर्मा, प्रदीप हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ने, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी स्टेज पर बने रहिए। नरेश जी नासिर सर, नरेश जी मुझे कुछ कहना है नरेश जी आपसे। आज आपको सुना है तो यकीन आया कि लोग आपको हरियाणा का लालू यादव क्यों कहते हैं, अगर वो गलत नहीं है। नासिर जी और मेरे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं और हमारे मेहमानों को सम्मानित कर दें। नरेश जी और प्रदीप हुड्डा जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने के लिए। नरेश जी एक और बात सुनते जाइए खबरें भी तक की तरफ से अपने लिए। इनकी बातें क्या करते हो ये लफ्जों के बानी है, इनकी बातें क्या करते हो ये लफ्जों के बानी है, इनके कितने लहजे हैं और हर लहजा लाफानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां एक बार नरेश जी और प्रदीप हुड्डा जी के लिए।